कैसे हो आप। क्लास 12 मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 में हमें किस क्वेश्चंस को देखना है। वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसमें हर एक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। इसी वजह से 2020 एंड 21 रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें पूछा है सो दैट द लाइन, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपसे पूछा है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 is perpendicular to the line determined by the point 3 5 minus 1 4 3 and minus 1। तो आपसे पूछा इसमें एक लाइन है जो कि ओरिजिन और एक पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है। हमने सपोज कर लेते हैं लाइन L है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है। कौन सी? एक तो ये ओरिजिन से पास हो रही है और दूसरा जो पॉइंट है वह 2 1 1 को। शायद अब ये जो लाइन पास हो रही है आपको ये शो करना है क्या ये लाइन किसी अदर लाइन के, मान लीजिए लाइन को हमने यहाँ पर ड्रा कर दिए, किसी अदर लाइन की क्या ये परपेंडिकुलर बन रही है, किसी अदर लाइन के परपेंडिकुलर बन रही है। और कंडीशन दे दिया है, कंडीशन उसमें क्या है? कंडीशन है कि ये भी लाइन किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास होती है। इसको मान लीजिए P एंड Q मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से अगर डायरेक्शन मानते A और B तो कोऑर्डिनेट ऑफ A दे दिया है 3 5 minus 1 3 5 minus 1 और कोऑर्डिनेट ऑफ B इज गिवन 4 3 minus 1। तो ये दो लाइन है L और M सपोज कर लेते हैं। ये दोनों लाइन L और M किसी दो पॉइंट को P और Q को और A और B को ज्वाइन करते पास हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन M फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद परपेंडिकुलर केस को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला बताया भी गया था, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 एंड नेक्स्ट इज z2 माइनस z1 हो जाता है। x2 माइनस x1 यहाँ हो जाएंगे, इसको सपोज कर लीजिए x1 y1 z1 और नेक्स्ट को x2 y2 एंड z2। तो ऐसे केसेस में x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 0, नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 सो 1 माइनस 0 एंड नेक्स्ट इज z2 माइनस z1 सो 1 माइनस 0 1 माइनस 0। डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगी 2 1 1, ये आ जाएगी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L की आ जाएगी। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन M फाइंड कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन M। सिमिलरली इसी तरह से मान लेते हैं, देखिए A टू B हमने सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 z1 ये मान लीजिए, x2 y2 z2 ये मान लीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा हमने इसको x2 y2 z2 मान लिए और इस पॉइंट को क्या मान लिए, x1 y1 और z1। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 3, नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 मीन्स 3 में से 5 माइनस कर लीजिए, सो 3 माइनस 5 एंड z2 माइनस z1 मीन्स माइनस 1 से माइनस 1 माइनस कर रहे हैं, माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज z2 और z1 दोनों माइनस 1 है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन रेशियो कितना मिल जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ डायरेक्शन रेशियो कितना मिल जाएगा 0। अगर ये दोनों लाइन, कौन से लाइन L और M आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर केस में क्या होगा भाई, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये लाइन आप याद होगा आपको, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हुआ करता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 into 1 कर लीजिए,
2 इंटू 1, नेक्स्ट इज 1 इंटू -2, यही ना होगा 1 इंटू -2, और नेक्स्ट इज 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, कितना आएगा ये वैल्यू 2 इंटू 1 इज 2 -2 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्शन रेशियो ओनली फाइंड करनी है। डायरेक्शन रेशियो के बेसिस पर बोल सकते हैं सो बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आप लिख दीजिए, दोनों लाइन आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसमें मैंने डायरेक्शन रेशियो बेस पर क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक बार आप इसको जरा देखिए, नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosine of two mutually perpendicular line, so that the direction cosines of the line perpendicular to both of these lines are M1 N2 minus M2 N1, N1 L2 minus N2 L1 and N1 L1 M2 minus L2 M1। मतलब दो लाइन यहां पर दिया है, if two lines with direction cosine, ठीक है ना, with direction cosine, कौन कौन से डायरेक्शन कोसाइन है एक का, L1 M1 N1 and L2 M2 N2 आर परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे, पहले कंडीशन यहां देखते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हम ये जरूर लिख सकते हैं देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा है कि एक लाइन और बताइए, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन है और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या जो गिवन है वही होंगे। मतलब हमें ये कंडीशन लेना है, लेट हम मान लेते हैं कि जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है, अगर हमें वो जो गिवन है वह न होकर हम मानते हैं कि वह एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, वह लाइन जो ये दोनों लाइन जो गिवन लाइन थे इनके परपेंडिकुलर हैं, उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN मान लेते हैं। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a line are L M N सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, और विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन है, बोथ गिवन लाइन्स है, ठीक है ना, बोथ गिवन लाइन जो पहले से ऑलरेडी गिवन लाइन्स थी, ऊपर वाले जिनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है L1 M1 N1 और L2 M2 N2 था, उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L M और N है। तो ऐसे केसेस में जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगे तो क्या केस बन सकते हैं, क्या केस बनेंगे भाई, देन हम लिख सकते हैं अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन या ये लाइन इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इनकी डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इज इक्वल टू 0, और यही लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम यह भी कर सकते हैं L इंटू L2 प्लस M इंटू M2 प्लस N इंटू N2 इज इक्वल टू 0। ये भी तो बन सकता है। हमें इस एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, बस क्या हो सकता है, जबकि कंडीशन दिया है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो पहला केस बना लिया, और एक लाइन और है जो कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं, केस बना दिया मैंने। तो आप बताइए कि उनके डायरेक्शन कोसाइन जो एलिमेंट माने हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन हमने सपोज किए हैं और यही फाइंड करना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए L की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो आपको पता ही होगा कि L की वैल्यू फाइंड करने के लिए L वाले पार्ट को क्लोज कर लीजिए, बाकी जो बच जाता है उसको लिखिए। क्या लिखेंगे, M1 M2 और N1 N2, ठीक है ना, इज इक्वल टू M अपॉन, ये पार्ट क्लोज कीजिए, N1 L2 आएगा। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, L M N लेकर चल रहे हैं इस ऑर्डर में। पहले N लेंगे तो कोफिशिएंट लेना पड़ेगा M और N का। M लेते हैं तो कोफिशिएंट पहले N का लेंगे बाद में L का लेंगे, मैंने बताया था। पहले N का लेंगे, N के कोफिशिएंट क्या होंगे, N1 N2 हो गए, N के कोफिशिएंट बाद में देखिए M का ले रहे हैं तो N और L चलेगा, ठीक है, ऑर्डर यहीं चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा
जाएगा L1 L2, और n अपॉन लेंगे, n लेते हैं तो कोफिशिएंट L और m का लेना पड़ेगा, है ना। तो n के पार्ट को लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ L और m, विच इज इक्वल टू L1 L2 और M1 M2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 विच इज इक्वल टू m अपॉन N1 L2 माइनस N2 L1 और n अपॉन कितना हो सकता भाई, n अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है ना। अगर इसके इक्वल लेमडा सपोज कर लिया जाए, इसके इक्वल क्या मान लें, लेमडा सपोज कर ले, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी लेमडा M1, लेमडा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू आ जाएंगे लेमडा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए N1 L2 माइनस N2 L1, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएंगे लेमडा L1 M2 माइनस L2 M1। ये एलिमेंट की वैल्यू आ गई। सिंस एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन लाइन है, कोई भी लाइन है, तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा सम 1 होगा। तो हम ये जानते हैं, उसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, सिंस एलिमेंट आर डायरेक्शन कोसाइन है, सो सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। तो एलिमेंट की वैल्यू अगर ये दी गई है, इसको पुट करते हैं तो हम यहां से फाइंड करेंगे लेमडा स्क्वायर M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर ये लिखेंगे, फिर लेमडा स्क्वायर N2 L1 माइनस N1 L2 है ना, N1 L2 माइनस N1 L2 माइनस N2 L1 लिख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी होल स्क्वायर होंगे, प्लस लेमडा स्क्वायर ये लिख दीजिए कितना, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेमडा स्क्वायर की अगर वैल्यू देखा जाए, लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू अगर डायरेक्ट लिखें तो 1 अपॉन ये पूरा पार्ट आ सकता है M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, और प्लस लिख सकते हैं L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना लेमडा स्क्वायर। ये मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है, अगर लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी हम यही पुट कर देंगे ना लेमडा की वैल्यू, तो एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ओनली लेमडा चाहिए। एलिमेंट जो लिखा गया है वो लेमडा के टर्म में लिखा गया है, अगर लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल देंगे, बिकॉज हमसे तो पूछा था ना कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एलिमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वही निकालना है। अब यहां पर केसेस दूसरा स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। हम इसको रब करते हैं, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हमने परपेंडिकुलर केसेस में 2 इक्वेशन बनाकर उनको सॉल्व किया और लेमडा के टर्म में एक इक्वेशन बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट में करते क्या है, नेक्स्ट में सिंस एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है ना, देखिए जरा मैं इसको रब कर दूं, चलिए मैं यहां पर रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये पूरा पार्ट मैंने रब कर दिया। अब आप जरा देखिएगा कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन, जैसे L1 M1 N1 और L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन 2 लाइन के हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई। अगर हमें एंगल फाइंड करना हो बिटवीन दिस, कौन से, इन दोनों लाइन के बिटवीन एंगल फाइंड करना, देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहा है, कहने दीजिए। हम अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन हम मानते कि 90 डिग्री होगा, फिर भी अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन देता, हमें शो करना पड़ता कि 90 डिग्री है, तब क्या करते भाई, हम यही तो अप्लाई करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, 2 लाइन जिनकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, उनके बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो जाता है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में ओनली डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये एंगल मान लो दोनों लाइन L1 M1 N1 दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना, तो cos थीटा ये होता है। अगर हमें sin थीटा निकालना हो तो कितना होगा, sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। अगर इसको पूरा सॉल्व किया जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पूरा जो मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, आप पूरा करेंगे तो वही मिलेगा। कौन सा? M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, ये जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। ये जो पूरा है वही पार्ट आपको मिल जाना है। ये आ जाएंगे प्लस क्या होंगे, L1 M2 माइनस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व करना है, जब इसको स्क्वायर करेंगे आप लिखेंगे इसमें L1 L2 है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए हमें L1 L2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए हमारे पास हो जाएंगे क्या, यहाँ पर M1 N2 का स्क्वायर प्लस M2 N1 का स्क्वायर माइनस 2 M1 M2 N1 N2 आ जाएंगे। तो जहां पर कंडीशन बनेगी कि हमारे पास जैसे मान लीजिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, जहां आपको ये मिल जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर मिले, वहां पर आप उसको 1 लिखते जाइएगा। ठीक है ना, कंप्लीट ये भी करने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। कॉमन लेने के बाद अगर ये बनेगा तो 1 कर लीजिएगा, बाकी आप सिंप्लीफाई करिएगा, आपको यही मिल जाएगा पूरा। ठीक है, मैंने बता दिया कि सिंप्लीफाई करने के बाद यही मिलेंगे। वैसे साइन थीटा का फॉर्मूला यही होता है, डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया है उनके बीच का एंगल फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला ही बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आप देखिए कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, बिकॉज दोनों एंगल आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों एंगल आपस में परपेंडिकुलर मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां पर साइन 90 लिख देंगे। साइन 90 इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसी को पूरा फिर से लिखिएगा, लिख देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट में जो वैल्यू लिखा है कौन सा लिखा भाई, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस 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 क्या होगा भाई, N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट लाइन जो होगी L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको इसकी जो पूरी वैल्यू मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। इसको आप लिख दीजिएगा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। और अगर इसकी वैल्यू 1 मिल गई, इसकी वैल्यू 1 मिल गई, अगर इसके प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट मींस लेमडा इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन अगर एक्यूट एंगल में लेना है तो लेमडा की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लीजिए, तो लेमडा की वैल्यू यहां से 1 मिल जाएगी। आप लिख लीजिए पहले, देन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लेमडा, यहां पर आप बस डायरेक्टली लिखिएगा। ठीक है, देन इक्वेशन 1 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरी वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, देन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ने लेकर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ने लेकर पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे तो डायरेक्शन का साइन उसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू 1 अगर लेते हैं, लेमडा की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो हमने अभी लास्ट में वहां पर लिखे थे L इज इक्वल टू क्या लिखे थे, L इज इक्वल टू लेमडा M1 N2 माइनस M2 N1, ये लिखे थे ना M1 M2, इसके बाद हमने तीनों का स्क्वायर कर ये कंडीशन बना दिए थे। यहां पर लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1। अगर आप नेगेटिव लेते तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होता, मतलब कम से कम एक डायरेक्शन कोसाइन तो पॉजिटिव मिल रही है, जो ये कंडीशन मिल रही है। हो सकता है लेमडा की वैल्यू -1 रखने पर दूसरा मिल जाए, लेकिन हमें तो पूछा है सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस लाइन आर दिस है, तो ये है तो कम से कम एक तो है ना हमारे पास M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है ना,
और दूसरा ले लीजिए m इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा दूसरा वाला क्या था n1 L2 माइनस n2 L1 आया था, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं n1 L2 माइनस L2 L1 ले लीजिएगा। n इज इक्वल टू कितना होगा, फिर n इज इक्वल टू कितना होगा, इसको रब कर देते हैं क्योंकि वैल्यू हमने पुट किए थे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से n इज इक्वल टू मिल जाएगा लेमडा कितना था हमारे पास L1 M2 माइनस L2 M1 था, वहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, वही हो सकती है। कुछ बुकों में क्या किया है उसने, कुछ बुकों में ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया है। जब ये लिखा है L इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लिखने के बाद उसने सपोज कर लिया है कि लेमडा के टर्म में है ही, तो लेमडा की वैल्यू वहाँ यूनिट सपोज करने के बाद डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्टली ये तीनों लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर आप जान लें कि लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ फाइंड कर लिया, मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, आप चाहे तो ले सकते हैं। तो दो डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, यह हो जाए, हो सकता है कम से कम एक तो है जो हमसे पूछा गया, इसका मतलब हमने पॉजिटिव वैल्यू लेकर फाइंड कर लिया। ठीक है, 90 डिग्री पर एक्यूट एंगल लेना है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया उसे बेसिस में, फिर भी जानकारी के लिए आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन है, डायरेक्शन ratios of two line are ABC and B minus C minus A and A minus B given है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन पूछा है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियो केसेस में जब हम लाइन के बीच का एंगल फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। एंगल का क्वेश्चन इस बार हटा दिया गया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ एंगल आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यह आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन से A1 A2, मान लीजिए A1 B1 C1 है और नेक्स्ट A2 B2 C2 है, तो इनके बीच का डायरेक्शन कोसाइन A देन B माइनस C है, डायरेक्शन रेशियो के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, और B का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए C माइनस A के साथ, C का डॉट प्रोडक्ट A माइनस B के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड A1 B1 C1, मतलब डायरेक्शन को, डायरेक्शन रेशियो आप फर्स्ट लाइन कितना है A स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएंगे प्लस C स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट में डायरेक्शन रेशियो आप सेकेंड है तो A2 B2 C2 उसको मान लीजिए, वो आप लिख देंगे B माइनस C का होल स्क्वायर C माइनस A का होल स्क्वायर एंड प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। ऐसे केसेस में कॉस थीटा कितना मिल सकता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें तो AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB एंड C का A से मल्टीप्लाई कीजिए तो CA माइनस BC अपॉन डिनोमिनेटर में आप वहीं रहने दीजिए। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को मैं डॉट डॉट कर दिया क्योंकि AB से माइनस AB, BC से माइनस प्लस BC एंड माइनस BC माइनस C एंड प्लस AC कैंसिल हो गया, तो आपको पूरा का पूरा जब कैंसिल हो गया तो 0 मिल जाएगा, और इस केस में थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो थीटा 90 मिल गया। इसका मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर। ये क्वेश्चन ईजी था, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी थे, एंगल फाइंड करने का क्वेश्चन हटा दिया गया है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है लेकिन पैरेलल एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट है, पासिंग थ्रू किससे,
1 पॉइंट हो, तब क्या करेंगे, 1 पॉइंट पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, यही ना होता फॉर्मूला उसका, पैरेलल टू वेक्टर ले लीजिए आप, गिवन वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब ये लाइन किससे पास हो रहा है, ये जो लाइन गिवन है वो पासेस है 0 0 0 के एंड गिवन है पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए आप 0 0 से तो पास करा दीजिए इसको, y माइनस 0 z माइनस 0, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल जरूर दिया, लेकिन पैरेलल मतलब ये आपका सपोज कीजिए कि x एक्सिस वो लाइन जो हमारे पास होगी वो ऐसे पास हो रही है जो कि x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में वैसे एक लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो कितने डिस्टेंस तक है, ये डिस्टेंस मेंशन नहीं किया, ओनली x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन आपको बताने के लिए कहा गया है। तो ऐसे केसेस में जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल चलेगी, फिर से एक बार देख लीजिए, जब लाइन ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, मान लीजिए कि वो लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल चल रही है और या हम उसको मान लें x एक्सिस पे मान लें, तो x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट तो होगा, बाकी 0 0 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, आपको भी पता है कि x एक्सिस पैरेलल हो या x एक्सिस के ऊपर हो, उस केसेस में हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे y और z के, तभी वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाएगी। तो ऐसे केसेस में हमें ये नहीं पता कितने डिस्टेंस बना रही है, मान लेते हैं कि वो ओरिजिन से a डिस्टेंस है, या हम मान लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस केसेस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ऐसे केसेस में ये तो यहीं रहने दीजिए, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमने मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है और पैरेलल टू x एक्सिस है, उस केसेस में yz तो नहीं होगा, ये तो कुछ न कुछ हो सकता है। तो इस केसेस में हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन a या y अपॉन 0 या z अपॉन 0, या हम इसको अगर लेमडा के टर्म में मान लें तो हम ये भी तो कर सकते हैं x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0 इज इक्वल टू a मान लें। भाई ये मान लें, a लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए एक डिस्टेंस कुछ दे दी जाती, मान लीजिए a 5 डिस्टेंस होते हैं, यहाँ 5 इक्वल आता है, वैल्यू वापस अगर इसको लाएंगे तो ये तो 0 ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। मैं इस लाइन को चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x अपॉन 1 इज इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू a हो सकता है। या आपको बस ओनली पूछा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ डिस्टेंस नहीं दिया, तो आप वहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन को डायरेक्टली मान सकते हैं कि वो लाइन हमेशा होगा x अपॉन 1 y अपॉन 0 एंड z अपॉन 0, ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है, वहां पर यूनिट डिस्टेंस मान लिया करते हैं। ठीक है ना, या अगर कुछ नहीं मानना तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू a मान लीजिए, बिकॉज y और z तो आपके 0 0 हैं। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है और हमेशा उसको यूनिट डिस्टेंस मानकर चला करते हैं। ठीक है, y के लिए पूछता तो y की वैल्यू क्या कर देते हैं, y अपॉन 1 लिख देते, बाकी सारे 0 हो जाता है। z एक्सिस के पैरेलल बोलता तो z की वैल्यू रखते हैं, बाकी x और y की वैल्यू क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो इस केसेस में इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन जाती है, उसको जनरली आप ये लिख दीजिए। ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ पर भी लाइन का इक्वेशन करेक्ट है, जरूरी नहीं कि x अपॉन a की वैल्यू वहाँ 1 हो सकती है, पैरेलल टू x एक्सिस का है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल ही तो चल रहा है। x एक्सिस पर डिस्टेंस अगर ABC मान ले, a मान लेते हैं, a भी मान लेते हैं, तब भी तो यही आएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, और एक चीज़ और भी, x एक्सिस के पैरेलल पर वो हमारे डिस्टेंसेस नहीं दिए, अदरवाइज आपको डायरेक्टली निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड लाइन का इक्वेशन पूछा ना, तो अदरवाइज एक पॉइंट और बन सकता था, लेकिन यहाँ पर a ही मानकर चलना पड़ेगा, बाद में उसको आप यूनिट डिस्टेंस 1 मानकर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को बात करते हैं। अच्छा चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ABCD be 1 2 3 4 5 7 -4 3 एंड -6 है एंड 2 9 2 रिस्पेक्टिवली है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CD है। तो ये तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, A कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A है। ठीक है ना, कितना है भाई इसमें 1 2 एंड 3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B ले लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट बी कर दीजिए, ठीक है ना, हम बी डायरेक्टली लिख देते हैं। ये कितना है, ये है आपके पास 4 5 7 है। और उसी तरह से कोऑर्डिनेट आप पॉइंट सी दे दिया है, कोऑर्डिनेट आप पॉइंट सी कितना दिया है, कोऑर्डिनेट आप पॉइंट सी -4 3 एंड -6 है। एंड कोऑर्डिनेट आप पॉइंट कितना ले लें, कोऑर्डिनेट आप पॉइंट डी इज इक्वल टू 2 9 एंड 2 है। आपसे एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी पूछा है, लाइन बनाएंगे और फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी है। तो ए बी और सी डी लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ए और बी ले लीजिए और सी और डी के बिटवीन है, तो डायरेक्शन रेशियो दोनों का फाइंड कर लेते हैं, है ना। हम लिख लेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम यूज करते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड नेक्स्ट इज z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस 7। तो आप इसको a से b है, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए, इसको x1 y1 z1 मान लीजिएगा, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 z2 माइनस z1 मीन्स 7 माइनस 3 7 माइनस 3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 3 आ जाएंगे 3 आ जाएंगे और ये 4 आ जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कौन सी लाइन होगी, सी डी लाइन की डायरेक्शन रेशियो। तो सी डी लाइन की डायरेक्शन रेशियो के लिए x2 माइनस x1 मान लीजिए, 2 माइनस 4 होगा तो 2 प्लस 4 हो गया, यही ना होगा। y2 माइनस y1, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। एंड 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, +8 आ जाएगा। इसका मतलब ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ये 8 हो जाएंगे। एंगल पूछा है ना, यहाँ पूछा है आपसे क्या पूछा है, एंगल बिटवीन द लाइन पूछा है। तो एंगल बिटवीन द लाइन पूछा है तो cos थीटा अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो ही दिया है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, वही फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो डायरेक्टली लिखते हैं a1 a2 मान लेते हैं, है ना। फार्मूला आपको याद होगा वैसे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, या हम लिख दें a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में a1 a2 कितना होगा, 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18 प्लस b1 b2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। तो 3 इंटू 6 इज नेक्स्ट इज ऑल्सो 18 प्लस c1 c2, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 अपॉन अंडर रूट कितना होगा, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सो 9 प्लस 16 इंटू अंडर रूट 6 एंड 8 है, सो 36 प्लस 64। तो कितना आ जाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 8 टू 10 8 18 आ जाएगा, और 3 1 4 1 5 1 6, और यहाँ पर कितना आएंगे 16 9 25 और 9 34, अंडर रूट हो जाएगा कितना, यहाँ पर 36 6 4 10 एंड 16 हो जाएगा, और 6 3 9 3 12 12 1 13। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा cos इनवर्स अंडर 68 अपॉन 34 एंड 136। इनका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिएगा, तो ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देंगे 136। अभी कुछ इसमें से 2 कॉमन हो जाएंगे तो ये 32 हो जाएगा, और भी कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, तो आप इसको देखेंगे तो ये आपको एंगल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है। सिक्स लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द लाइन x माइनस 1 अपॉन -3 y माइनस 2 अपॉन 2k एंड z माइनस 3 अपॉन 2 एंड साथ ही साथ x माइनस 1 अपॉन 3k एंड y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन -5 आर परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखे गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, इन केस ऑफ
परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का या डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर -3 है, यहाँ 3k है, सो -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा -9k और प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0, -7k इज इक्वल टू 10, देन k इज इक्वल टू 10 अपॉन -7, k इज इक्वल टू 10 अपॉन -7। ठीक है ना, -9k हो गया और b1 b2 मीन्स 2k इंटू 1 और c1 c2 मीन्स 2 इंटू -5, सो -10 हो गया, -7k इज इक्वल टू 10, देन k इज इक्वल टू 10 अपॉन -7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसको आप याद रखिएगा, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन का रहा। लाइन जो हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 एंड 3 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन कौन सा है, यह है वेक्टर r डॉट I प्लस 2j -5k एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक लाइन है, एक लाइन 1 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है। लाइन देखिए, ये अगर प्लेन ले लेते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन चल रही है, जैसे ये लाइन हो गई, लाइन ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड आपका प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है वह ऐसे चलता है, मैंने बताया भी था। और लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा, बिकॉज जो प्लेन का डायरेक्शन, ये मान लीजिए प्लेन के ऊपर नॉर्मल हमेशा ऐसे बनता है, तो नॉर्मल जब ऐसे बनेगा तो नॉर्मल से तो बनना नहीं, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन के पैरेलल, प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, अभी परपेंडिकुलर की बात कर रहा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया प्लेन का, और ये लाइन जो हो गई इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये डायरेक्शन रेशियो देखिए, दोनों लाइन क्या हुआ, लाइन का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। अगर लाइन पैरेलल चलती, तो मैंने बताया था कि लाइन अगर पैरेलल चलेगी किसकी, इस ब्लैक बोर्ड के पैरेलल, देखिए इस तरह से पैरेलल चल रही है, तो वह डायरेक्शन रेशियो के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी। इसका मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो पैरेलल केस में परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर केस में पैरेलल बनती है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 2 -5 दिया है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आप उस प्लेन को, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 -5 नॉर्मल हो गया है ना, नॉर्मल हो गया, और पासिंग पॉइंट 1 2 3 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। पासिंग पॉइंट दे दिया है, लिख लीजिए y -2 और z -3, और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बिकॉज लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन पैरेलल होंगे। इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियो प्लेन का होगा, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1i प्लस 2j -5 के है, तो 1 2 एंड -5, यह हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कितना भाई, i है प्लस 2j -5 के है, तो इससे निकाल लिए हमने। यह आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, तो सबसे पहले तो आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दीजिए। और वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पूछा है, तो लिख दीजिए वेक्टर r इज इक्वल टू, पासिंग पॉइंट क्या है 1 2 3 था, तो 1 2 3 को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k एंड प्लस लेमडा 1 2 एंड -5 है, तो यह लिख दीजिए प्लस लेमडा 1i प्लस 2j एंड
5 की। इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर कार्टेशियन पूछता तो कार्टेशियन लिख देते। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हम इंक्लूड कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8th क्वेश्चन में जो दिया है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है, यहां आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन करा, एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है, जाहिर सी बात है दोनों का डायरेक्शन रेशियो बराबर होंगे। एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल चल रहा है, प्लेन प्लेन के पैरेलल होगा तो पैरेलल केस बनाते हैं, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन रेशियो बराबर होगी। और प्लेन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन जब लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो पैरेलल बनाते हैं। जब लाइन प्लेन के पैरेलल होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर केस बनाते हैं। यहां पर आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ABC। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग किससे हो रहा है? पासिंग थ्रू A, B एंड C पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू प्लेन। किस प्लेन के पैरेलल है? प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, वेक्टर R डॉट I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 2, I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या फॉर्म में पूछा है? इक्वेशन किस फॉर्म में पूछा आपसे? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूछा है। ये जरूरी नहीं कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो आप किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में होता है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन यही हुआ करता है। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, यही ना होता है। अब आप क्या कीजिए, अगर आपसे नहीं दिया है तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ए की वैल्यू, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? ABC की वैल्यू कितनी होगी? जितना डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का होगा उतना ही डायरेक्शन रेशियो उस प्लेन का होगा जो ABC पॉइंट से पास हो रहा है। ABC पॉइंट कौन सा हो गया? x1 y1 z1। डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का क्या होगा? वो होगा 1 1 एंड 1। डायरेक्शन रेशियो देखिए इसका कितना है? I, J और K कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। x माइनस x1 का मतलब हो गया पासिंग पॉइंट, ठीक है ना। B की वैल्यू कितनी हो गई? डायरेक्शन रेशियो इसका 1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई? B। C की वैल्यू कितनी हो गई? C मतलब ABC डायरेक्शन रेशियो है जिसकी वैल्यू 1 1 और 1 हो गई, और Z माइनस Z1 जो हो गया पासिंग पॉइंट हो गया। तो यहां से इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है, वेक्टर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, तो वेक्टर r डॉट क्या लिखते हैं भाई? इसे कोफिशिएंट कितना था? i प्लस जे प्लस के, और i प्लस जे प्लस के r डॉट n इज इक्वल टू डी कर लीजिए। इसको प्लस में भेज दीजिए या इधर ही रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएंगे। r डॉट n इज इक्वल टू डी, r डॉट n माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, और सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए, कंडीशंस को याद रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। 9th क्वेश्चन भी इसी जैसा भी होगा, छोटा क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन 10th से स्टार्ट होगा, मेरे हिसाब से 10 के बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी, पहले 9, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9th देखे थे, 8th देखें। 9th आप देखें क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। लाइन का इक्वेशन दे दिया है 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j एंड प्लस 2k और प्लस लेमडा i माइनस 2j एंड i माइनस 2j एंड प्लस 2k। एक लाइन ये थी जिसको मैंने बताया था, आप इसको a1 प्लस लेमडा b1 के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लीजिए, तो वेक्टर a1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6i प्लस 2j एंड प्लस 2k, और वेक्टर b1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको i माइनस 2j एंड प्लस 2k। इसी तरह से दूसरे लाइन का इक्वेशन दे दिया है। दूसरा लाइन आपका वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस k और प्लस म्यू 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j एंड माइनस 2k है। यहाँ से वेक्टर r इज इक्वल टू इसको a2 प्लस म्यू b2 मान लीजिएगा। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना वैसे बताया हूँ मैं, बट एक बार हिंट दे देता हूँ फिर से, अगर आप भूल गए हो तो a2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना होगा
4i माइनस के, और म्यू से म्यू के बाद कंपेयर करें तो वेक्टर b2 मिलेगा आपको 3i माइनस 2j माइनस 2k। ऑलरेडी ये शॉर्टेड डिस्टेंस पढ़ाया गया है, आप एक्सरसाइज 11.2 में देखे हैं, और किसी को नहीं पता हो तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वह उसमें आपको शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वेशन कराए गए हैं। क्या करना होता है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन फाइंड करने के लिए? हम लिखते हैं इसको b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस b2 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो b1 क्रॉस b2 निकालना आप जानते ही हैं। क्या ये कंप्लीट हो पाएगा आपसे? इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी। b1 क्रॉस b2 निकालना हो i j k, ठीक है ना, और b1 b2 की वैल्यू रख दीजिए इनके कोफिशिएंट को। b1 कोफिशिएंट कितना होगा 1 माइनस 2 और 2 है तो 1 माइनस 2 एंड 2, b2 की वैल्यू हो जाएंगे 3 माइनस 2 एंड माइनस 2 तो 3 माइनस 2 एंड माइनस 2। b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिएगा, a2 माइनस a1 निकाल लीजिएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस के बेसिस पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। b1 क्रॉस b2 निकालने के बाद सारे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस निकल आएगा। ये सिंपल है। आप अगर नहीं किए तो एक्सरसाइज को देखिए 11.2 में, वहाँ पर शॉर्टेड डिस्टेंस बताया हूँ मैं। तो मैं इतना कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद हो जाए, ये यहाँ तक आपने पढ़े हैं। और इसको कंप्लीट देखने के लिए एक्सरसाइज 11.2 को देख लीजिए, क्वेश्चन वैसे ईजी है। ठीक है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट कीजिए, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद।